स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 का आज छठा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्य शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्य क्रियाकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। हमें यहाँ पर एक मानचित्र दिखाई दिया गया है। इस मानचित्र के अंदर मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पाद के प्रमुख केंद्र दिखाए गए हैं जहाँ पर उत्पादन होता था। इनके अंदर सूरत, हम्पी और मछलीपट्टनम ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इसके अलावा भी व्यापारिक केंद्र थे लेकिन ये प्रमुख रूप से थे। इसके अलावा बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और उरयूर, तंजावुर, महाबलीपुरम, मद्रास, तिरुपति, कमालपुरम, तिरुवनमलाई। इसके अलावा उत्तर भारत में पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, अहमदाबाद, सोमनाथ और मुंबई आदि कार्य थे। हम देखेंगे पूर्व के अंदर तो मुर्शिदाबाद और कलकत्ता तथा काबुल जो कि उत्तर के अंदर भारत का हिस्सा करता था, और यहाँ पर प्रमुख व्यापारिक होते थे और शिल्पकारी अपने शिल्पों का उत्पादन करते थे। प्रशासनिक केंद्र अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलते हैं। अर्थात तंजावुर जो कहाँ पर स्थित है, उरयूर के जस्ट नीचे तंजावुर है। तमिलनाडु जहाँ पर चोल राज्य स्थापित था, उसकी राजधानी हुआ करती थी। हम उस तंजावुर की बात कर रहे हैं जो 1000 साल पहले था। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथ चंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। अर्थात जो उरयूर है वहाँ पर एक वास्तुकार है जिसका नाम है कुंजर मल्लन राज पेरुथचंद। उसकी वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते वहाँ के लोग। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरईउर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम काश्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। आप विचार कीजिए कि आपके मत से लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध थी जो आम इंसान को चाहिए थी। आस्था करने के लिए मंदिर थे, प्रशासक था, वस्तुएं थीं, व्यापार था, सब कुछ था। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र अर्थात वह नगर एक कैसा था, मंदिर केंद्र और व्यापारिक केंद्र दोनों की भूमिका निभाता था तंजावुर, इसलिए वह एक महानगर था। तंजावुर वास्तव में तो एक मंदिर नगर का उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिर के जो कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारों में लगाते थे। सैन्य समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित
पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ मंदिर, वो भी एक मंदिर नगर ही हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु के कांचीपुरम में, मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवनमलाई जो तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं जो तीर्थ स्थल थे, बाद में वे मंदिर नगर के रूप में विकसित हो गए। अजमेर राजस्थान में 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी था। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों से हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार से जिस प्रकार से मंदिर नगर में मंदिर होता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो शिल्पकार वास्तुकार थे वो वहीं पर बस जाते हैं और मंदिर नगर का विकास होता है। उसी प्रकार से तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीर्थ स्थान पर भी वास्तुकार, शिल्पकार, व्यापारी ये सभी बस जाते हैं और वो तीर्थ जो स्थान था वह भी एक मंदिर नगर का रूप ले लेता है। हमने बात की कि मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक के माध्यम से क्या बनाई जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे का मतलब टिन, तांबे और टिन के मेल से बनती है। कांसा तांबा और टिन से बनता है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। घंटा धातु होती है वह भी एक प्रकार का कांसा होता है, लेकिन उस कांसे के अंदर यानी कि जो घंटा धातु होती है उसमें रांगे यानी टिन का अनुपात ज़्यादा होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ, जिनके बारे में हमने अध्याय 2 में देखा था, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। यह तकनीक क्या थी, तो इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उससे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटी से छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाले साँचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। इसे मोम लुप्त तकनीक कहा जाता था। मोम को गायब कर दिया जाता था, उसमें धातु भरी जाती थी और वह आकृति बनकर तैयार हो जाती थी। यहाँ पर हमें जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा कांस्य मूर्ति, जिसमें कृष्ण को नाग रक्षक कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, तो कालिया है, वही यमुना में रहने वाला कालिया जिससे श्री कृष्ण काबू में करते हैं, उसकी प्रतिमा दिखाई गई है। छोटे नगरों का संजाल 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी। इन छोटे नगरों में एक मंडी होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उसमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें व बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। आज भी कहा ही जाता है कि हाट लगा हुआ है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे।
आप अपने ज़िले के नगरों की सूची बना सकते हैं और उनका प्रशासनिक केंद्रों, मंदिर नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र है यह हमें एक नगर का दृश्य दिखा रहा है जिसके अंदर व्यापार के लिए लोग आए हुए हैं तथा अपना सामान बेच रहे हैं। यहाँ पर दुकानें किराए पर दी जाती थी, लोग रहते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी कि प्रवृत्ति काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। एक अभिलेख हमें यहाँ पर दिखाया गया है जिसके अंदर ऐसे जो कर लगाए जाते थे उनका उल्लेख मिलता है। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में, कुछ अन्य कर नगद रूप में वसूले जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता था, वे किस प्रकार वसूले जाते थे, उनका प्रयोग किस काम के लिए होता था। तो बताया गया है कि किलेबंदी कर दी जाती थी। वो जो सामंत रहता था वो कर वसूलता था और इस कर का उपयोग वह मंदिर आदि के लिए किया करता था। यहाँ पर हमें चित्र है जिसमें लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर दिखाया जा रहा है। नक्काशी लकड़ी का एक उपयोग होता था जिसके अंदर विभिन्न चित्र बनाए जाते थे उसके ऊपर। बड़े और छोटे व्यापारी, व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, भी शामिल थे। मतलब व्यापारियों में बंजारे भी शामिल थे। बंजारे घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था। वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और प्रवृत्ति काल में ऐसे अनेक संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। अर्थात जो दक्षिण भारत था उसके अंदर अनेक प्रकार के क्या थे, तो व्यापारिक संघ थे। उनके अंदर जो प्रसिद्ध थे उनके नाम हैं मणिग्रामम और नानादेशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी आदि लाते थे। यहाँ पर बताया गया कि भारत में जो गुजराती व्यापारी, मुस्लिम बोरा समुदाय थे, व्यापारी करते थे और वो अलग अलग जगह से आयात निर्यात करते थे। इनमें क्या होता था कि वो यहाँ से भारत से तो कपड़े और मसाले ले जाते थे और जहाँ बेचते थे, जैसे अफ्रीका में बेचा तो वहाँ से सोना और हाथी दांत लाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर बेचा या चीन में बेचे जो मसाले थे उनसे मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी आदि लाया करते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचाते थे। उनमें व्यापार में बहुत लाभ होता था, यानी कि जो व्यापार करते थे उसमें बहुत अधिक लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जिनमें काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि थे,
यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र पढ़ेंगे। हमने पीछे देखा कि छोटे और बड़े व्यापारी जो सभी व्यापार करते थे, यानी कि भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ तक कि यूरोप में जो यूरोपीय लोग भारत की तरफ आकर्षित थे, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ उगने वाले मसाले और कपड़े थे। काबुल के बारे में देखें तो काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्ट टेवेर्नियर के अनुमान ने लगाया जो बेप्टिस्ट टेवेर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। अर्थात ये जो ट्रेवेनियर था वही था जिसने अनुमान लगाया था कि जो व्यापार होता था, यानी घोड़ों का जो व्यापार होता था वह प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, वो भी उस ज़माने में। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे, अर्थात उस समय गुलाम भी थे, उनकी भी खरीद और बिक्री हुआ करती थी। नगरों में शिल्प, बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी से जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया, अर्थात बीदर से इसको ख्याति प्राप्त हुई तांबे और चांदी की जड़ाई को, इसलिए इस काम को बीदरी कहा जाने लगा। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े शामिल होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, पांचाल में 5 लोग शामिल हैं। विश्वकर्मा समुदाय था जिसके अंदर सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। यहाँ में एक चित्र दिखाई दिया है, ये है पीतल के मोमबत्ती दान पर काला आवरण। मोमबत्ती, इसके अंदर मोमबत्ती रखी जाती थी, तो ये उस प्रकार है जिस पर काला क्या बनाया गया है, आवरण बनाया गया है। कपड़े का काम किस प्रकार होता था, तो आप देख सकते हैं ये 1 साल का बॉर्डर है। शहरों में बदलते हुए भाग्य, शहरों के भाग्य किस प्रकार बदले, तो शहरों के बदलते हुए भाग्य कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जो गुजरात में है जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। मुर्शिदाबाद जो कि कहाँ पर स्थित है, भागीरथी, पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे है। ये जो मुर्शिदाबाद था वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से जो बनकर सस्ता कपड़ा आता था उससे प्रतियोगिता में टिक न सके। यहाँ पर जो कपड़ा बनता था वो महंगा होता था क्योंकि हाथ से बनाया जाता था और क्वालिटी में अच्छा ही होता था, लेकिन जो इंग्लैंड में बनकर आता था वो मशीनों से बनाया जाता था, जल्दी बनाया जाता था, भारी मात्रा में आता था, भारी मात्रा में उत्पादन होता था, इसलिए वह सस्ता होता था। हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से इन नगरों पर एक नज़र डालते हैं। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस नगर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था।
हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य हमें इस प्रकार से नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो बनाई जाती थी इमारतें, उनके अंदर क्या होता था, इंटरलॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि कोई ईंट इस प्रकार से बना दी और उसके अंदर ऐसे बना करके दूसरी ईंट फंसा दी जाती थी। चूने पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो वास्तुकला इस लेवल की होती थी उस समय। एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगीर का ऐसा नमूना है राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? क्योंकि यह राजा के निवास स्थान था। राजा यहाँ से किन जो नज़र था वो रखता था अपने शासन के ऊपर। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी, जो मालदेवी नदी है, मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। अब ये याद रखना है कि अनंत सागर जलाशय है वो कहाँ पर स्थित है, तो विजयनगर साम्राज्य में स्थित था, जो मालदेवी नदी पर बना हुआ था, जिसकी लंबाई 1.37 किलोमीटर थी। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हो चुका था। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जा सके। इस अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किसने करवाया? तो इस निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। और आज भी हम बोलते हैं कि आड़े में सामान पड़ा है लेके आओ, तो वही आड़े उस समय भी बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था, क्योंकि वह यहाँ पर व्यापार करने आते थे। ज़मीन खरीद कर वहाँ पर स्थायी रूप से व्यापार करने के लिए भी उत्सुक रहते थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभों वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। देवदासियां, जो कि मंदिर के अंदर दासियों के रूप में रहती थी, वो विरूपाक्ष, जो शिव मंदिर शिव का एक रूप है, विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभों वाले विशाल कक्षों, यानी इस मंदिर में विशाल विशाल जो कक्ष थे वो अनेक स्तंभों पर टिके हुए थे। वहाँ देव प्रतिमा, राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ है। यानी कि हम्पी में विट्ठल मंदिर है, वहाँ पर यह पत्थर का बना हुआ एक रथ दिखाया गया है। यह प्रतीकात्मक रूप से है कि उस ज़माने में कोई रथ होता था जहाँ पर विट्ठल स्वामी की सवारी निकाली जाती थी। जो राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था, वहाँ जो मंच था उसकी खोज हो चुकी है और अधीनस्थ व्यक्तियों को नजराने उपहार दिया करता था। उसी जो महानवमी मंच था वहाँ पर वह नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये दक्कनी सल्तनतें थीं, के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। वही बात
एक राजा दूसरे राज्य पर हमला करता तथा उसकी बनाई हुई इमारतों को ढहा देता, क्योंकि वे इमारतें उस राजा के प्रभुत्व का प्रतीक हुआ करती थी। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। आप भारत में देखेंगे तो गुजरात है वह भारत के पश्चिम में है और वहीं पर स्थित है सूरत। सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंबात और कुछ समय के बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुझ की खाड़ी, यानी कि जो ओरमुझ की खाड़ी है, सूरत है वो ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि मक्का है, आप देखेंगे कि भारत यहाँ पर स्थित है, सऊदी अरब यहाँ पर स्थित है, तो मक्का यहाँ पर है, तो ये जो सूरत है यहीं से कहाँ जाया जाता था, मक्का की तरफ जाया जाता था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। 1689 की ये हालत थी कि यहाँ पर एक ही वक्त में 100 जहाज लंगर डाले रहते थे जो व्यापार करने के लिए आते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी, यानी कि जो दुकानें थी वे सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर ये सामान बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अनेक बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे, यानी जो व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे उनकी सुविधा, उनके ठहरने के लिए विश्राम गृह भी बनाए जाते थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी क्या होती थी कि आज के ज़माने में जो जाली पैसा होता है कि एक नोट होगा, उस नोट को आधे काट कर दूसरे देश में ले जाओगे तो वहाँ इस नोट का दूसरा भाग होगा, यदि नोट पूरा मिल जाएगा तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो सूरत से हुंडियाँ जारी होती थी ये भी विश्व के विभिन्न भागों में जहाँ पर भारत व्यापार करता था वहाँ पर मान्यता प्राप्त थी, जैसे मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प आदि। वाणिज्य केंद्र क्या होते थे, तो एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। आज का वाणिज्य केंद्र आज की मंडी हो सकती है जहाँ पर माल खरीदा और बेचा जाता है। हुंडी क्या होती है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। सूरत एक व्यापारिक केंद्र के रूप में फला फूला, उसके क्या कारण थे कि वह खराब हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और बम्बई जो वर्तमान मुंबई है से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। वर्तमान में देखेंगे तो आज सूरत महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन उसके पीछे जब वह पहले बहुत अच्छा एक व्यापारी केंद्र था तो वो पतन किस प्रकार से हुआ, तो उसके कारण थे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और मुंबई वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है, वर्तमान में तो है। जोखिम भरा दौर, मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों
का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया कि मछलीपट्टनम, आप कल्पना करेंगे मछलीपट्टनम किस प्रकार सा था। तो यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ है। न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर जहां जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहां रहने लगे। चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था भी करता है। अंग्रेज़ों और हॉलैंड वासियों ने मछलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों किया? क्योंकि जो मछलीपट्टनम था यह समुद्र तट पर था और यहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सकता था। जैसा कि कंपनी अपना एजेंट रखती थी, यानी कि ये जो एजेंट है ये गुमास्ते थे, तो इन्हें गुमास्ता क्यों कहा जाता था? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रभारी अधिकारी था, जिसे गुमास्ता कहा जाता था। गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एक अधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब था जिसने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब मुगल शासन सत्ता में आए, तो वहाँ का एक प्रतिनिधि जो कि दक्षिण भारत के अंदर स्थापित किया गया था, उसका नाम मीर जुमला था। उसने हॉलैंड वासियों को और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना चालू कर दिया, जिससे उन दोनों की शक्तियाँ क्षीण हो गई और मुगलों ने इस पर अधिकार करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। यह प्रयत्न 1686 से 87 में सफल हुए, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या खड़ी हुई, कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्य भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं रहा है। एक तरफ जहां सूरत, जो पहले व्यापारिक केंद्र था, बाद में उसका पतन हुआ, लेकिन वर्तमान में भी वो व्यापारिक केंद्र है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि मछलीपट्टनम जो अपने व्यापार और समृद्धि दोनों खो बैठता है। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया। उसका कारण था कि कंपनी ने जो व्यापार थे वे मुंबई और कलकत्ता से करने प्रारंभ कर दिए थे। आगे देखते हैं नई नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारी उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज़ों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्य गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे, उनका मुकाबला किया।
किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिज़ाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, यानी कि बढ़िया होते गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। ये 3 नगर थे जहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार जमाया, अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। मद्रास में तो बनाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में बनाया गया फोर्ट सेंट विलियम जैसी कोठियाँ बनाई गई। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानियाँ हम अगले वर्ष पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो शिल्प कलाएँ थीं और वाणिज्य था वह किस प्रकार होता था। चित्र जो दिखाई दे रहा है हमें यह है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में मुंबई की एक सड़क है। आप देखेंगे कि भारतीय हैं वो पूर्ण रूप से मजदूर बन चुके हैं, जबकि अंग्रेज थे वे व्यापारियों का चोला पहन चुके हैं। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है, से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कलिकट पहुंचा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुंची थी 1498 में और वे कालीकट पहुंचे। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 यात्री जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा है कि वह इंडीज यानी कि इंडिया पहुंच सकता है, जो कि पश्चिम में, इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ गया। वेस्ट इंडीज़ भारत नहीं था। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया, अर्थात उन्होंने जाकर नए नगर बसाए, पुरानों को नष्ट कर दिया, पूरी संस्कृति को ही खत्म कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसी तैयारियां करेंगे तो आप देख लेना। 20 शब्द: मंदिर नगर, नगरीकरण, विश्वकर्मा, वाणिज्य केंद्र और ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन जहाँ पर भारतीय मजदूरों को रखा गया और अंग्रेज थे बड़ी बड़ी कोठियों में जाकर के
स्थापित हो गई, भारतीयों को सीमित कर दिया गया। आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ।